हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर लेके जीके की क्लास। आज की क्लास जिसमें प्रश्नों का संग्रह आपके स्क्रीन पे है। इस प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो आपका है वो स्क्रीन पे है। इंपोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। क्या है? पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी हरियाणा। ये चार राज्य हैं। इन चार राज्यों में से पूछ रहा है कि खाद या फर्टिलाइजर का सबसे अधिक उपयोग या खपत कौन सा राज्य करता है। चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है, वो कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक खाद की खपत होती है। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन सी सही है। पंजाब राज्य ऐसा है जहां पे सर्वाधिक फर्टिलाइजर कीटनाशक का प्रयोग होता है। कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर का भी, यानी खाद कीटनाशकों सबका प्रयोग सबसे अधिक पंजाब राज्य करता है। ठीक है, आज का ये सेशन का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। ये मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। ए जंगलों को काटने से, बी औद्योगिकरण, सी शहरी विकास, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। पूछ रहा है कि मिट्टी का कटाव किसके कारण हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को आप घुमा के भी पूछ सकता है कि वह कौन सा कारण है जो मिट्टी क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण कैसे होता है? अत्यधिक वर्षा हो गई उसके कारण हो गया, अत्यधिक धूल आंधी आ गई तो जो उपजाऊ ऊपरी परत होती है मिट्टी का वो धूल बन के उड़ जाती है। औद्योगिकरण हो जाता है तो जिससे उद्योगों का अपशिष्ट इन मिट्टियों में चला जाता है तो किसी न किसी तत्व की अधिकता हो जाती है, तब भी मिट्टी जो है प्रदूषित हो जाती है, कट जाती है, क्षरण हो जाता है ऊपरी परत का। ठीक है, तो उसी बारे में पूछ रहा है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है इन चारों ऑप्शनों में से। तो मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या है? जंगलों का काटने से, यानी कि जंगल की कटाई अंधाधुंध हो रही है जिसके फलस्वरूप आपका मिट्टी का कटाव भी पड़ रहा है। पर्यावरण संतुलित नहीं है, असंतुलित हो रहा है, जिसके कारण मौसम संबंधी घटनाएं जो हैं अपने देश की, प्रदेश की, वो नियमित नहीं रह पा रही हैं। पहले के समय में कुछ इस प्रकार कहा जाता था कि 4 महीना सर्दी का मौसम होता था, 4 महीना गर्मी का मौसम होता था और 4 ही महीना बरसात का मौसम होता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण असंतुलन की वजह से आज गर्मी अधिक महीनों तक होती है, बरसात के मौसम उनकी अवधि कम हो गई है, ठंड का जो मौसम है उनकी भी अवधि कम हो गई है। क्यों? मेन कारण जो है आपका पर्यावरण का असंतुलित होना। और पर्यावरण को अगर संतुलित करना है तो आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना होगा, जिससे कि बरसात अधिक होगी और अन्य प्रकार के, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो भूमि प्रदूषण हो, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो, इन सभी प्रदूषणों को कम करने में सबसे अधिक कोई रोल निभाता है तो आपका पर्यावरण का पेड़ पौधे जो होते हैं इनका रोल अहम होता है। उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग जो है, यानी कि मानव लोग जो हैं, उनकी भी कार्यशैली जो होती है पर्यावरण संतुलन असंतुलन के लिए
सर्वाधिक जिम्मेदार होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है। जंगलों के कटने से भूमि का कटाव अत्यधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न आपका ये स्क्रीन पे है, मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में सहायता करती है। वेदिकाकरण किसमें सहायता करती है? ए ऑप्शन प्लेस की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है, मरुस्थलों में। बी ऑप्शन पहाड़ी क्षेत्रों में। सी ऑप्शन शुष्क क्षेत्रों में। और डी ऑप्शन मैदानों में। इन चारों क्षेत्रों में मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्नलिखित में से किसमें सहायता करती है? तो 4 क्षेत्र दिया हुआ है। अब आप समझे वेदिकाकरण शब्द आया है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो वेदिकाकरण है इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है सीढ़ीदार मेड़, ठीक है। आप देखते हैं जो पहाड़ होते हैं उन पहाड़ों पे, ये मान लीजिए आपका पहाड़ है और इन पहाड़ों पे जो खेती होती है वो सीढ़ीदार खेती होती है, ठीक है। उसी को वेदिकाकरण कहा जाता है। आप देखे होंगे कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे ऐसे मेड़बंदी करके पानी को रोका जाता है या मिट्टी के कटाव को रोका जाता है, और मिट्टी के कटाव को रोक के इन स्थानों में धान की फसल या चाय की फसल या कहवा का बागान, ये सब कहाँ पे उगाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। उसी को वेदिकाकरण कहा जाता है। वेदी बनाना आप देखते होंगे, जो हवन अनुष्ठान होता है उसमें वेदी बनाई जाती है। उसी को सीढ़ीदार, उसमें भी होता है ना, वेदी जो होती है उसमें भी सीढ़ीदार नुमा होता है और ऊपर जाके पतला सा होता है, उसमें जो है हवन सामग्री आप डालते हैं। उसी चीज को, इसी वेदीकरण को अगर सीढ़ीदार कह जाता कि किस जगह मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार मेड़े कहाँ पे बनाई जाती हैं, तो वो आप तुरंत समझ गए होते कहाँ पे बनाई जाती हैं? पहाड़ीदार क्षेत्रों में या पहाड़ों के ऊपर जो खेती की जाती है या मृदा का संरक्षण किया जाता है वो सीढ़ी नुमा मेड़ बना के किया जाता है। उसी चीज को वेदिकाकरण यहाँ पे कहा गया है। डायरेक्ट सीढ़ी नुमा नहीं कहा गया, सीढ़ी नुमा मेड़ नहीं कहा गई। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट, लाल मिट्टी। इन चारों मिट्टियों में पूछ रहा है कि कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किसमें अधिक होती है। तो आप एक चीज को समझिए कि जो मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो इन चारों में जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अगर ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है तो सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ इसी में घुले होते हैं। इस वजह से जो इस आज का प्रश्न चौथा है उसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक घुले होते हैं। इस वजह से जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? ए मृदा अपरदन, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी समुद्र के अंदर भूस्खलन। सुनामी एक शब्द है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। सुनामी जो शब्द पूछता है कि किस भाषा का है, ठीक है। सुनामी शब्द जापानी भाषा है, ठीक है, जापानी भाषा का है। ये भी बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि जो सुनामी शब्द है वो कहां से लिया गया है, तो जापान से लिया गया, जापानी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र का भूकंप। ठीक है, समुद्र का भूकंप होता है। समुद्र में जब भूकंप आता है तो जो समुद्र का पानी होता है वो एकाएक दीवार की तरह ऊपर जाता है और तेजी के साथ आगे बढ़ता जाता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। ये तीनों कारण जिम्मेदार हैं सुनामी के लिए। ठीक है, भूकंप भी जिम्मेदार है, ज्वालामुखी विस्फोट भी जिम्मेदार है, और समुद्र के अंदर भूस्खलन, ये तीनों जिम्मेदार हैं कारण सुनामी के लिए। सिर्फ मृदा अपरदन, मृदा अपरदन या इसी को मृदा क्षरण भी कहा जाता है, मृदा क्षरण। ठीक है, मृदा क्षरण का सुनामी से कोई संबंध नहीं है, इसका बल्कि मृदा से है या भूमि से है। इसके कारण जो उपजाऊ मृदा होती है भूमि क्षरण से बह के नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से सागर में चली जाती है, और वह मिट्टी जो है अपना उर्वरा शक्ति खो देती है, जिसका मृदा क्षरण होता है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा था ना, सुनामी का कारण नहीं है, तो मृदा क्षरण या मृदा अपरदन ये कारण सुनामी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? अभी पीछे हमने इसका वर्णन किया है। ए ऑप्शन लाल मिट्टी, बी ऑप्शन लेटेराइट, सी ऑप्शन जलोढ़, और डी ऑप्शन आपका काली मिट्टी। इन चारों में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? अभी अभी पीछे के प्रश्न में आया है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है। क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं या खनिज लवण मिले होते हैं, वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है। इस वजह से जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा बहा के लाई हुई मिट्टी से बनी हुई है। इस वजह से जो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, या आपका जो पूर्वी तट है वहां की भी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से ये लेटेराइट है, ठीक है, लेखन त्रुटि हुई है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, और डी उपयुक्त सभी। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है भारत के तीनों राज्यों में पाई जाती है, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि होगा इको फ्रेंडली है? ये थोड़ा सा यहाँ भी लेखन त्रुटि हुई है, ठीक है। विधि होगी, विधि इको फ्रेंडली है। ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सी ऐसी किस्मों की खेती जो अधिक उपज देती हो, और डी कांच के घरों में पादप उगाना। यानी कि ये आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसी को कार्बनिक खेती भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जैविक खेती, जैविक खेती। अब आप समझ गए होंगे कि हर राज्य या हर कंट्री जैविक खेती के ऊपर ज्यादा बल दे रहा है, और आपका रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती की तरफ ज्यादा बल दिया जा रहा है हर देश के द्वारा, प्रदेश के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो जैविक खेती होती है यह स्वास्थ्य के लिए, इसमें जो उगाई गई फसल होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है बल्कि लाभदायक होती है। इसके अलावा जो रासायनिक खेती से हम फसलों का उत्पादन करते हैं उसका सेवन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें हम कीटनाशक, फंगीसाइड, टॉनिक, अनेक प्रकार की जो दवाएं आती है रासायनिक उसका उपयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हानिकारक होती है।
तो इस प्रश्न का जो इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ, जो पर्यावरण के अनुकूल हो या पर्यावरण जो आपका है उसके अनुकूल जो होता है उसी को इको फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही जैविक खेती कही जाती है। ठीक है, बाकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि या इसी को एक और नाम से जाना जाता है झूम कृषि। झूम कृषि। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि झूम कृषि के बारे में पीछे भी हमने कई वीडियो बताया है। इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में शिफ्टिंग कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, और इसी को झूम खेती भी कहा जाता है। भारत में ये खेती मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में शिफ्टिंग कृषि या झूम खेती होती है। झूम खेती में गहरी जुताई नहीं की जाती है, ना ही रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, और ना ही इसमें एक बार खेती करने के बाद दोबारा तुरंत खेती नहीं की जाती है। इसका जो विधि है खेती करने का, झूम खेती, वो आपकी है जंगलों में जो झाड़ियां होती हैं उसको लटका के या दबा के या तोड़ के उसको आग लगा दिया जाता है, और जो वो जलता है, जलने के बाद उसकी राख जो होती है जैविक खाद का काम करती है, और उसमें एक साथ कई फसल बोए जाते हैं। और क्या होता है, इनमें एक बार एक स्थान पर खेती करने के बाद कुछ समय के लिए उस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, फिर उसको छोड़ के आगे यही प्रक्रिया होती है। ऐसे करते करते जिस पे पहली बार कृषि होती है उसमें फिर से झाड़ियां उगाती है, फिर उनको दबा करके जला करके फिर से यही प्रोसेस है। इसी को स्थानांतरित या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन भी आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित कृषि कार्य प्रणालियों में से कौन सी एक पारिस्थितिकी मित्र है। ये तो वही पुराना है, इको फ्रेंडली वाली बात आ गई, उसमें अंग्रेजी में दिया था, अंग्रेजी जो प्रोनाउंसिएशन था उसको हिंदी में कहा था, और उसी का इसमें हिंदी रूपांतरण कह दिया है। कार्बनिक खेती, बी स्थानांतरित जुताई, सी उच्च उत्पादन किस्मों की खेती, डी कांच ग्लास हाउस में पौधे उगाना, ई इनमें से कोई नहीं। है तो पुनरावृत्ति हुआ है प्रश्नों का, और इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए ऑप्शन है। अभी अभी पीछे ही इसका हम मॉडल किए वही प्रश्न, सिर्फ वहां पे ऑर्गेनिक खेती क्या कह के कहा था और यहाँ पे कार्बनिक खेती। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा, निम्नलिखित में से किसकी, यहां भी लेखन त्रुटि हुई है, खेती होगा। ठीक है, खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है। ए मकई, बी सोरघम, सी प्याज, डी सोयाबीन। अब यहाँ पे पूछा है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना। ठीक है, अब देखो कृषि के क्षेत्र में एक स्थान से उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगाना, या तो आप गन्ना की कृषि में ऐसा कर सकते हैं या फिर आप प्याज की कृषि में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में प्याज की आप नर्सरी डालते हैं, धान की आप नर्सरी डालते हैं,
और वहां से उखाड़ करके दूसरे खेतों में प्रत्यारोपित किया जाता है। उसी चीज को कहा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से होती है। तो धान की खेती प्रत्यारोपण से होती है, आपका प्याज की खेती प्रत्यारोपण से होती है, और गन्ने की खेती प्रत्यारोपण से होती है। फसलों के संदर्भ में ये चीज है। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही है, प्याज की खेती प्रत्यारोपण से होती है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है पूरे भारत के संदर्भ में। लेकिन पैदावार सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पैदावार का मतलब प्रति एकड़ पैदावार सबसे अधिक कहां पे होती है? वो आपके पंजाब में होती है। ठीक है, लेकिन कुल उत्पादन सर्वाधिक भारत में कहां होता है? तो आपके उत्तर प्रदेश में होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, दोनों कंफ्यूजन वाला है। अगर प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ सर्वाधिक पैदावार की बात हो रही है तो उसमें पंजाब आता है, लेकिन पूरे भारत की तुलना में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी आपका तमिलनाडु। इन चारों में से पूछ रहा है वो कौन सा राज्य है जो आपका गेहूं की खेती नहीं करता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। बाकी अन्य तीनों राज्य जो है गेहूं की खेती करते हैं। यहाँ पे गेहूं की खेती ना होती है लेकिन चावल की खेती होती है। ठीक है, चावल की खेती तमिलनाडु में होती है लेकिन गेहूं की खेती नहीं होती है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।